नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेहत संभाल के में। तो पिछली बार हमने बात की थी ड्राई आईज के बारे में और हमारे साथ थे डॉक्टर महिपाल सचदेवा। आपका स्वागत है अगेन। आज फिर एक साथ हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की आई साइट के बारे में। जी हाँ, आपके बच्चों के सर में लगातार दर्द रहता है, उनको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ब्लैक बोर्ड का वो पढ़ नहीं पाते और आप सब इन बातों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि बच्चे बहाने बना रहा है पढ़ाई ना करने के या उसका स्कूल जाने का मन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी आई साइट धीरे धीरे कमजोर होती है और आप इसको पहचान नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर महिपाल आज हमारे साथ हैं। सीधी बात करते हैं सर, बच्चों में प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चों की आई साइट वीक हो रही है और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उनकी आई साइट काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो क्या पिन पॉइंट्स है जो एक लाइन है, एक पंचिंग लाइन है, आपको पकड़नी है कि बच्चे में ये सिम्टम है तो बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे पहले पंच लाइन से पहले जाने के लिए मैं ये कहूंगा कि आज तक लोगों ने आई टेस्टिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद बच्चा जब 1 साल का होता है और बच्चा जब स्कूल जाता है और फिर हर साल उसका आई टेस्ट कराना जरूरी है। ये अनिवार्य है क्योंकि आप एक बार छोटी सी मुझे बात बताइए, आपके बच्चे हुए, आपने उनके लिए घर में एक जिराफ लगाया है या एक हाइट मेजर करने के लिए लगाया हुआ है, तो वहां खड़ा करके उनको रोज तो देख लेते हैं कि आज बच्चा 3 फुट का है तो 3.25 का हुआ या 3.5 का हुआ या जो है, मगर कभी ये नहीं देखा कि एक सिंपल सा चार्ट आप लगा लें घर में कि भाई एक डिस्टेंस से वो बच्चे को ये लाइनें सारी पढ़नी चाहिए, उसमें कुछ नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। आजकल कंप्यूटर के ऊपर चार्ट आ गए हैं कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसका क्या डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप चार्ट को ऑन करिए और बच्चे को बोलिए कि ये पढ़ के दिखा दे। तो ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, मगर आप किसी भी हालत में ये चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो बच्चे को स्कूल में, जैसे आपने बात करी है कि वो उसको ए ग्रेड से बी ग्रेड आ गया, सी आ गया, डी आ गया, आप उसको डांटोगे, आपको मारोगे, पीटोगे कि तू गलत क्यों कर रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में टीचर ने, उसका शायद रोल नंबर है, उसके पीछे बैठा हुआ है बच्चा और जो बोर्ड पे या किसी चीज के ऊपर क्लास चल रही है उसको दिख ही नहीं रहा, तो उस चीज के लिए वो प्रॉब्लम है। तो अगर आप बोले कि भाई बच्चे की हमको क्या लक्षण है या क्या है, तो सबसे पहले तो बच्चा थका हुआ आता है, उसके स्ट्रेन होता है, आईज में पेन होती है, सरदर्द की वो कंप्लेंट करता है। Those are one of the things। और बच्चा जो है वो दिलचस्पी नहीं लेता कोई चीज लर्न करने में, नई चीज लर्न करने में। जी। आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर उसको परेशानी होती है। यस। तो उस चीज के अंदर भी वो आपको अगर कोई भी ऐसी चीजें दिखे या टेलीविजन बच्चा देख रहा हो या कुछ है, वो आगे बढ़ के उसको जाके देखना जाएगा, तो दैट मीन्स कि भाई बच्चे को ऑब्वियसली देयर इज सम डिफिकल्टी। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि बच्चे के अंदर देखा जा सकता है कि जिसके अंदर के पेरेंट्स को मतलब ये देखना चाहिए कि हो सकता है इसकी आंख में प्रॉब्लम हो। उसके अंदर नजर, कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, सीधा बच्चे का 5-5, 6-6 नंबर निकलता है और उसके बाद वो फिर आंसू टपकाते हैं कि भाई ये इतना हो गया, जो कुछ भी है। मगर भैया आपने पहले क्यों नहीं इस चीज के ऊपर तवज्जो दिया, ध्यान दिया कि भाई बच्चे की आंख भी टेस्ट करानी चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस ऑफ द बॉडी एंड उसके बगैर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है सर ने। और दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखना, इवन मेरे भी दिमाग में एकदम क्लिक हुई है। सर आपने बताया है कि चार्ट आजकल आ गए हैं कि बच्चे की आप तरह तरह की डेकोरेशन उसके कमरे में करते हैं। सर ने जैसे बताया तमाम तरह के आइटम्स रखते हैं, लेकिन क्या आप एक चार्ट नहीं टांग सकते अपने बच्चे के कमरे में कि वो पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, दूर की नजर। और सर ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि अगर आपका बच्चा आउटडोर खेल से कतरा रहा है, बाहर खेलने नहीं जा रहा है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो सर सपोज बच्चा आपके पास आता है और थोड़ा लेट हो गया है और उसको चश्मा चढ़ गया है, और बच्चा है उसको चश्मा इतनी कम उम्र में चढ़ता है तो डेफिनेटली उसमें कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं, तो उसका कोई उपाय होता है सर? देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एक बड़ी बात है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पेरेंट्स को होता है, बच्चे को नहीं, माँ को स्पेसिफिकली होता है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, स्पेसिफिकली लड़की को चश्मा लग गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंसिडेंस है ये बढ़ रहा है जी, ये कम नहीं होना। ठीक है।
और ये जब भी, क्योंकि हमने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम डिस्टेंस विजन टू एवरीथिंग, जो हम कर रहे हैं वो नजदीक का कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इससे दिस इज नोन टू बी मायोपोजेनिक। मायोपिया इस वर्ड का नाम है जिसमें व्यक्ति को दूर के लिए माइनस का चश्मा लगता है। माइनस का, तो मायोपिया जो प्लस का भी नंबर हो सकता है दूर के लिए, समझ सिलिंड्रिकल भी पावर हो सकती है, बट आमतौर पे एक्स्ट्रा वर्क करने से जो नियर का ज्यादा काम करते हैं उसमें माइनस का नंबर आता है, और ये बढ़ रहा है। बच्चों में। तो अगर आप देखोगे भाई फार ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह जैसे चाइना हो गया, या आपका जापान हो गया, कोरिया, ताइवान वगैरह, सिंगापुर, हांगकांग, इसमें 70% लोगों को 65 से 70 इट्स एन एपिडेमिक, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, बिकॉज कोविड में सब हम घरों में सिमट के रह गए थे और सारा कुछ नजदीक का हो जाता, सब कुछ हो जाता, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे मायोपिया का इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। तो इसको मायोपिया जो है ये तो होगा, तो इसमें शर्म वगैरह हटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ऑब्वियसली चश्मा लगाना पड़ेगा। उसमें कई बार आप कहीं चले जाते हैं कोई ऑप्टिकल शॉप वगैरह पे, तो वहां पे वो कहते हैं कि जी नहीं मेरा नंबर इतना ज्यादा है, उसको हम अंडर करेक्ट कर दें। अंडर करेक्ट नहीं होना चाहिए, जो बच्चे का पूरा नंबर है उसको पूरा नंबर मिलना चाहिए, वरना उससे वो और तेजी से बढ़ सकता है। अब आज की तारीख में जो मायोपिया है वो चश्मे से मतलब उसका कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो कॉन्टेक्ट लेंस कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस में अगर ये जो आप कह रहे हैं शर्म की बात है, जो कुछ भी है दैट इज नॉट देयर। कई बार मतलब कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स खेलनी हो बच्चे को, जो कुछ भी है उसमें चश्मा टूट सकता है वगैरह वगैरह। और उसके बाद 18-20 साल की उम्र अगर ज्यादा हो जाए बच्चे की, तो उसके अंदर हम लेजर विजन करेक्शन कर सकते हैं। लड़की को ज्यादा होता है, उसकी शादी होनी हो तो लेजर उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेजर का इस्तेमाल होता है, उसके लिए कुछ ऐसी चीजें, आई शुड हैव रीच मैच्योरिटी, दैट मीन्स जो चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। नॉर्मली लड़कियों में 19-20 साल और लड़कों में 20-21 साल से पहले हम नहीं करते। मगर कुछ ऑक्यूपेशन है, जैसे बच्चे को मर्चेंट नेवी में जाना है या कोई और ऑक्यूपेशन में जाना है, एनडीए वगैरह में जाना है, तो वो 18 साल से पहले होता है जैसे, तो उस केस में इन केस में हम थोड़ा 1-2 साल रिलैक्स कर सकते हैं। बट नॉर्मली टिपिकली द एज इज बिटवीन 18 to 21 विद अ स्टेबल माइनस नंबर। तो उसके लिए हम लेजर करते हैं। लेजर जो है प्लस नंबर के लिए भी हो सकता है और लेजर सिलिंड्रिकल पावर के लिए भी हो सकता है। रिलैक्सेशन की बात यह है दोस्तों कि अगर लड़कियां हैं डेफिनेटली शादी होनी है, और लड़के भी आजकल बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उनको ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आजकल टेक्निक है। दूसरा सर ने बताया कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कि आपको नेवी में जाना है या ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहां चश्मा अलाउड नहीं है या आपको माइनस पॉइंट मिलेंगे उसके, तब भी ये सर्जरी की जा सकती है। अच्छी बात ये है सर। साथ साथ ये भी होता है, प्रिकॉशन की बात होती है। सपोज आपने एक बार सर्जरी कर दी है, हम लेजर कॉन्टेक्ट लेंस की बात नहीं कर रहे, हम सीधा सर्जरी पे आ रहे हैं कि 20-21 साल के बाद आपने लेजर सर्जरी कर दी है, तो क्या ये सर्जरी लाइफ लॉन्ग तक चलती है, या और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं? देखिए, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है, जो कॉमनेस्ट है, जिसको हम लेसिक कहते हैं, मगर लेसिक के बाद लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन भी आ गया है, इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस भी आ गया है, तो मतलब हम बहुत हाई नंबर तक का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बोथ टेक्निक्स कैन बी कंबाइंड ऑल्सो। द मैक्सिमम दैट आई हैव करेक्टेड इज अबाउट -28 डायोप्टर्स, -20। या तो उसमें हम दो टेक्निक्स को जोड़ सकते हैं। एक लेंस बेस्ड सर्जरी होती है, एक लेजर विजन करेक्शन होती है। जो लेजर विजन करेक्शन होता है उसके अंदर हम कॉर्निया की जो शेप है या आकार है, जैसे कॉर्निया ऐसे कर्व होता है, उसमें से थोड़ा सा टिश्यू निकाल देते हैं जिससे कि कॉर्निया फ्लैट हो जाता है। माइनस के नंबर की बात कर रहा हूँ। प्लस के नंबर में हम साइड से टिश्यू निकालते हैं जिससे कि कॉर्निया जो है वो और स्टीप हो जाता है। तो अगर कॉर्निया का कर्वेचर स्टीप से फ्लैट होता है तो उसमें हम माइनस का नंबर उतारते हैं, और अगर उसको फ्लैट से स्टीप करते हैं तो उस केस में हम प्लस का नंबर उतारते हैं। तो ये परमानेंट होता है, दिस इज लाइक अ परमानेंट रीशेपिंग ऑफ द कॉर्निया। तो ये कुछ केसेस में मतलब कि बॉडी की हीलिंग रिस्पॉन्स है या कॉर्निया की हीलिंग रिस्पॉन्स है, इसमें थोड़ी बहुत रिग्रेशन हो सकती है, बट बाई फार दी आउटकम्स आर रीजनेबली स्टेबल। 40-45 के बाद आपको प्लस का नंबर लगता है पढ़ने के लिए, वो आंख के लेंस की इलास्टिसिटी लूज होती है, उसके करके होता है। उसका इस लेजर विजन से कोई संबंध नहीं है। अगर आप ना भी कराएं या कराएं तो उसमें आपको ये प्लस का पढ़ने का नंबर 40-45 साल की उम्र के बाद लगेगा। बट अदरवाइज दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और अ वन टाइम प्रोसीजर। द गुड पार्ट इज के अगर आपको बाई चांस नंबर उतरने के बाद थोड़ा बहुत अगर कुछ वापस भी आ सकता है तो उसके बाद आप चश्मा भी लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, और अगर आपके आंख के पैरामीटर सही है या कॉर्निया वगैरह के पैरामीटर सही है तो ये प्रोसीजर दोबारा भी किया जा सकता है।
तो यहाँ बात करें कि परमानेंट यहाँ पे सर्जरी है कि आप जो करेक्टिव सर्जरी कर रहे हैं। सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो हर कोई सोचता है कि अब हम ये सर्जरी करवाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा सेक्शन है जहां आपको लगता है कि ये सर्जरी नहीं हो सकती है? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि देयर आर सर्टन क्राइटेरिया जो व्यक्ति की आंख की पैमाइश वगैरह करी जाती है। वो पैमाइश के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि व्यक्ति का नंबर स्टेबल हो। उसके बाद हम कॉर्निया के पैरामीटर्स देखते हैं। तो कॉर्निया जो सामने पारदर्शी पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट विंडो जिसको बोलते हैं, उसकी कॉर्निया की एक पर्टिकुलर थिकनेस होनी चाहिए, जिससे कि कम हम काम नहीं करते हैं। वो कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, उसमें कोई बल्जेस या एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और इवन ड्राई आई की कंडीशन जो होती है तो पहले ड्राई आई को हमें ट्रीट करना चाहिए। और उसके बाद जो कॉर्निया में जो नंबर कितना निकाल रहे हैं तो उसका रेजिडुअल कॉर्नियल बेड कितना बचेगा, क्योंकि हर एक नंबर निकालने के लिए लगभग 13 से 14 माइक्रोन कॉर्नियल का टिश्यू को शेव करना पड़ता है। तो वो आप अगर 10 नंबर उतार रहे हैं तो 10 नंबर के अंदर आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 130 से 140 माइक्रोन करेंगे, विच इज अ लॉट मच। तो आज की तारीख में जो लेजर विजन करेक्शन है वो नॉर्मली 8, 9, 10 नंबर से ज्यादा नहीं करते हैं। ये हम सब्ट्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं, यानी कि हम कुछ निकाल रहे हैं कॉर्निया से। अब उसकी जगह एडिटिव सर्जरी करते हैं, जिसमें आंख में एक कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस तो आप सुबह डाल के शाम को उतारते हैं, मगर ये आंख के अंदर परमानेंटली फिट हो जाता है। जैसे कैटरैक्ट सर्जरी में मोतियाबिंद अगर व्यक्ति को हो तो उसका मोतियाबिंद निकाल के उसकी जगह नया लेंस डाला जाता है। इस पर्टिकुलर केस में हम आपका लेंस नहीं निकालते, उसी के ऊपर एक और लेंस डाल देते हैं। तो ये जो लेंस है ये एडिटिव सर्जरी है। तो हायर पावर्स के लिए ये एडिटिव सर्जरी करी जाती है, या जिसमें कॉर्निया की पैरामीटर सही नहीं हो, थिकनेस सही नहीं है, कर्वेचर सही नहीं है, उस केस के अंदर हम ये एडिटिव सर्जरी करते हैं। और साथ ही साथ जो सूटेबिलिटी की बात करिए उसमें पर्दे को देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो माइनस के लोग होते हैं उनके अंदर पर्दे की कमजोरी होती है। तो रेटिनल डिजेनरेशन इन द फॉर्म ऑफ टीयर होल्स वगैरह अगर वो है तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है। तो दीज आर दी वेरियस पैरामीटर्स एंड देयर शुड बी नो अदर कंकॉमिटेंट डिजीज इन द आई for us to do for LASIK surgery. So there are a battery of tests that have to be done. उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सुटेबल है कि नहीं है लेजर के लिए। आमतौर पे लेजर के लिए सुटेबल होते हैं, मगर केसेस को वीड आउट करना पड़ता है। और एक चीज ये है, लोगों के माइंड में सिर्फ एक वर्ड है लेसिक। LASIK is possibly a gold standard, but there are better techniques like Calyx या सिल्क बोल लीजिए, जिसके अंदर के लेंटिक्यूल निकाला जाता है rather than making a flap। अगर हम इसकी बात करें LASIK की, तो ये अगर कॉर्निया है, कॉर्निया में हम पहले ऐसे फ्लैप बनाते हैं, फिर एक लेजर से हम कॉर्निया का पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टिश्यू बर्न करते हैं। ये लेजर को हम एक्साइमर लेजर कहते हैं। एक लेजर होता है जिससे हम फ्लैप बनाते हैं और एक होता है जिससे हम टिश्यू को बर्न करते हैं। उसके बाद फ्लैप वापस आ जाता है, बट दैट फ्लैप हैज अ हिंज, सो इट फॉल्स बैक एट एग्जैक्टली द सेम प्लेस एज दरवाजा का हिंज है, तो दरवाजा वहीं आगे बंद होगा, तो ये फ्लैप चिपक जाता है। तो ये जो आपने टिश्यू बर्न किया, जैसे बोला, ये स्टीप से फ्लैट कर दिया आपने कॉर्निया। अब यही चीज को जो पहला लेजर है जिसको हमने यूज किया फ्लैप बनाने के लिए, वो लेजर कटिंग लेजर होता है। तो अगर मैंने सपोजिंग इतना टिश्यू बर्न करना था, तो पहले मैं लेजर को, जो कटिंग लेजर है, उसको इस सतह पे मूव करूंगा, फिर इस सतह पे मूव करूंगा, फिर एक 2 मिलीमीटर का छोटा सा चीरा लगाऊंगा और ये जो टिश्यू जो लेंटिक्यूल बना है उसको मैं बाहर खींच लूंगा। तो इसमें फ्लैप नहीं बनेगा, ये फ्लैप नहीं बनेगा। तो दिस इज अ फ्लैपलेस ब्लेडलेस सर्जरी। बहुत टेक्निकल चीजें बता रहे हैं डॉक्टर शर्मा, मेरी भी समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर एक बात, आपके पास सपोज 100 पेशेंट आते तो रिजेक्शन कितने लोगों का करते हैं? रिजेक्शन कोई 6 to 8%। 6 to 8% है। तो एम्फेसिस नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर आप कहता है, डॉक्टर कहता है कि आपका नहीं हो सकता है, तो मान लीजिए कि नहीं हो सकता है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आया, मैंने जो बात शुरू करी थी कि उसके हर पेशेंट के अंदर लेसिक ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्मार्ट सरफेस है, स्मार्ट सर्फ है, जो कॉर्निया के सतह पे लेजर किया जाता है। लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी है, कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग है इरेगुलर कॉर्नियाज के लिए। उसके बाद आपके पास ये इम्प्लांटेबल लेंस है। तो आपको रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए ऐसा एक सेंटर चूज करना चाहिए या व्यक्ति चूज करना चाहिए जो कि हर चीज का माहिर हो। ये नहीं है कि आप मेरे पास आए हैं तो मैंने एक ही चीज आपकी आंख में फिट करनी है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमने इसके बारे में सुना नहीं था, बट आपका डॉक्टर सही जानता है कि भाई ये चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो बाई फार मेजोरिटी ऑफ द केसेस वी आर एबल टू डू वन और द अदर गुड टेक्निक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि
डॉक्टर पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस में और आईज की जो सर्जरीज हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। ये बात अलग है कि आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और भी हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। तो अगर आप डॉक्टर का चुनाव ढंग से करते हैं, सेंटर का चुनाव ढंग से करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उन पर विश्वास भी कीजिए कि जो जो कह रहे हैं वो आपकी भले के लिए कह रहे हैं और आपकी आइज की सेहत के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम सर यही खत्म करते हैं और अगले हफ्ते डेफिनेटली फिर एक बार हम डॉक्टर महिपाल सचदेवा के साथ में फिर हाजिर होंगे रविवार शाम 4 बजे आपके सामने, और किसी और टॉपिक पे सर से बात करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।